देखो भैया जी, ये सेमी सर्कुलर वायर है, इसके सेंटर पे छोटा मास रख दिए m, और ये जो सेमी सर्कल है इसका मास m है, रेडियस r है। इसके वजह से इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, तो मैं पहले फील्ड निकालता हूँ, फिर फोर्स मतलब फील्ड इनटू मास कर दूंगा। तो सेंटर पे पहले मैं इसके वजह से फील्ड निकालने का प्रयास करता हूँ। तो सभी बंधु ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, थीटा एंगल पे छोटा सा सेक्शन कंसिडर करता हूँ dx विड्थ का। तो ये एंगल होगा d थीटा, ये dx को, ये रेडियस है r, जैसे dx को लिख सकता हूँ r d थीटा। इसका जो मास होगा, छोटा मास, टोटल मास बाय रिंग मतलब लीनियर की एरिया। मास का है, लीनियर है कि एरिया है, लीनियर, तो लेंथ कितना होगा। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, मैरी क्रिसमस। काहे लेट हो गए, रोज लेट हो जाते ना, चौकी की वजह से। हाँ, नीचे से आ रहे थे, रेलवे ट्रैक के नीचे से। बैठिए बैठिए, आगे वही बहुत है। टोटल मास बाय टोटल लेंथ, कितना लेंथ लेंगे बताओ, पाई आर, सरकमफ्रेंस का आधा इंटू लेंथ dx। ये हो जाएगा m बाय, अरे किसको मारे, dx की जगह r d थीटा, r और r, तो ये हो गया m बाय पाई d थीटा। ठीक है, इसके वजह से जो यहाँ फील्ड होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा नेचर का होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन। तो उस फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा ना, छोटा फील्ड DE। तो उस DE का दो कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट DE साइन थीटा और ये कंपोनेंट DE कॉस थीटा, बराबर। जैसे हमने थीटा एंगल पे इधर माने, वैसे थीटा एंगल पे अगर मैंने इधर भी पार्टिकल कंसिडर करूंगा तो उसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, तो सिर्फ वर्टिकल ही बचेंगे। अब वर्टिकल में देखो, अगर हमको नेट फील्ड निकालना है, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अगर DE साइन थीटा को इंटीग्रेट करता हूँ कि 2DE साइन थीटा को। अगर हम 2DE साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको लिमिट यहाँ से लेके यहीं तक का सोचना है, आधा को, आधा अपने आप कवर हो जाएगा। और अगर सिर्फ DE साइन थीटा लेते हैं, इसका मतलब हमको लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक सोचनी। तो बताओ क्या करूंगा, अगर मैं DE साइन थीटा करके सॉल्व करूं तो थीटा की लिमिट फ्रॉम 0 to 180 डिग्री लूंगा, और अगर मैं 2DE साइन थीटा करके सॉल्व करूं तो थीटा की लिमिट 0 to 90 लूंगा। पहले ये बात समझ लो, क्लियर हुआ क्या, हाँ कि नहीं। अगर हमने 2D लगा दिया, इसका मतलब आधा सर्कल का पार्ट ऑलरेडी आधे सर्कल के साथ हमने मर्ज कर दिए हैं, बराबर। तो फिर लिमिट को आधे सर्कल तक लेके जाना है। अब मैं इसी से बनाता हूं, 2DE का मतलब छोटा फील्ड, छोटा फील्ड मतलब G इंटू छोटा मास dm बाय आर स्क्वायर, यही हो गया ना D। वहां से कितना डिस्टेंस है, सेंटर r डिस्टेंस है, रेडियस के बराबर डिस्टेंस है। तो 2 इंटू डी की जगह G इंटू dm बाय आर स्क्वायर, तो 2 इंटू G बाय आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, dm का m बाय पाई इंटू डी थीटा, m बाय पाई भी कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, 2gm बाय पाई। नमस्ते सर, कैसे हैं आप, दोनों फाटक बनते, बड़ा अत्याचार हो गया, बैठो फिर। नमस्ते, कल किधर थे, अच्छा देखो अब लिमिट क्या लगाऊंगा, 0 to 90, 90 बोले तो पाई बाय 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2gm बाय पाई आर स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 0, तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गया, क्या हो गया ये बताओ, gm बाय आर स्क्वायर। हाँ, तो जो फोर्स हो जाएगा वो मास इंटू ई। देखो तो आंसर है क्या, ठीक, एल के टर्म में आर को रिप्लेस करेंगे, पाई आर इक्वल टू एल,
आर को रिप्लेस करेंगे एल बाय पाई, जी एम एम बाय एल स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। है क्या ये सब? नहीं है? नहीं है? अच्छा साइन थीटा छूट गया ना? हाँ बराबर, इंटीग्रेशन ही गलत हो गया। तो आप लोग भी इतने देर से चुप थे। करो तो आप करो ना। नमस्ते सर, तीनों फाटक बनते क्या? हाँ बड़ा वाला बनते। टू करते चलो, देखो डी की जगह जी डी एम बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, टू जी एम बाय पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी थीटा, टू जी एम बाय पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन में कॉस थीटा फ्रॉम 0 to 90 विथ माइनस साइन, माइनस टू जी एम बाय पाई आर स्क्वायर कॉस 90 0 माइनस कॉस 0 1, जगह टू जी एम बाय पाई आर स्क्वायर के जगह पे एल बाय पाई, एल स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, एक पाई कैंसिल हो गया, टू जी एम पाई बाय एल स्क्वायर। अभी आया क्या बराबर? ये हुआ फील्ड, इसलिए फोर्स इक्वल टू मास इंटू टू जी एम पाई बाय एल स्क्वायर। अगर हो गया हो तो इसी में आप 60 डिग्री वाला सर्कल के सेमी सर्कल के वजह से निकालो तो मास एम है, लेंथ एल है। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल इधर का सर्कल नहीं है ना, तो 30 30 ये वाला कितना बच जाएगा? 15? नहीं टोटल 180 होगा ना। ये वाला 60 और ये वाला भी 60। अब देखो ध्यान से, आपने जो यहाँ पर कंसीडर करे पुराने सवाल में ये एंगल थीटा था, ये एंगल डी थीटा था, तो सेम डेरिवेशन काम आ जाएगा। बस लिमिट जो आप 0 से ले रहे थे ना, कितना ले रहे थे? 90। अब क्या लेंगे? 60 to 90। इस पूरे डेरिवेशन में सिर्फ लिमिट बदलेगा, 0 to 90 की जगह क्या आ जाएगा? 60 to 90। और एक चीज ये बदलेगा, पाई आर इक्वल टू एल नहीं होगा, अब पाई आर बाय 3 इक्वल टू एल होगा। और फिर ये भी बदलेगा, पाई आर बाय 3 3m बाय पाई। ठीक है, तो अब लिखो, बनाओ फिर। उधर रखिए, 60 to 90 लिमिट हो जाएगी और डीएम के जगह बदल जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो 9 10 11 12 13 है। Solid sphere of mass m, radius r, placed inside a hollow sphere of thin spherical shell of mass capital M, radius r, as shown in the figure. The particle of mass m dash is placed on the line joining up the two center of the at a distance x from the point of contact. Find the shell
in the cell. Find the magnitude of the resultant gravitational force on this particle due to the sphere in the cell. If x is r से बड़ा, 2r से छोटा, 2r से बड़ा, 2r से छोटा, 2r से अच्छा, इसी डेरिवेशंस में ये 60 डिग्री की जगह क्वार्टर सर्कल रहता तो बोलता क्वार्टर सर्कल का फील्ड बताओ। तो यहां पर पाई आर में क्या लिखते, पाई आर बाई 2 ना, तो क्वार्टर सर्कल केस में पाई आर बाई 2, और जो लिमिट हो जाती है वो 45 टू 90 का आधा 45 होगा ना, 45 टू 90। ठीक है, बात समझ गया? ऐसे कोई भी एंगल पे देगा तो बना पाएंगे आप? ठीक है, अभी जो हमारा सवाल है वो है ये एक हॉलो स्फीयर है और ये एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर है, हॉलो स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर। सॉलिड स्फीयर का मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है, ऐसा ही है ना। फिर एक दूसरा मास है एम डैश। पहले केस में, फर्स्ट केस में एम डैश कहाँ है, एक्स की वैल्यू आर से बड़ा और 2r से छोटा, आर से बड़ा 2r से छोटा। तो आर से बड़ा कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आर से बड़ा मतलब इधर कहीं पर, ये वाला x है, और 2r से छोटा मतलब इससे छोटा, बराबर। तो इस जगह पे हमको जो है क्या निकालना, फोर्स निकालना है। अगर हम एम डैश रख दिए तो आपको ये बात समझ में आ गया क्या पहला? तो ये वाला देखो, ये वाला जो पॉइंट है वो स्फेरिकल सेल के इनसाइड में है कि आउटसाइड में? स्फेरिकल सेल के इनसाइड में फील्ड क्या होती है भैया, इधर देखो, आंखें निकाल लूंगा फिर देखने लायक नहीं रहोगे, गधे कहीं के। देखना ही है तो दूसरे को देखो ना, ऐश्वर्या राय को देखो, अभी भी फ्री हुई है वो, देखो ध्यान से, यहां से x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये r है और यहां तक जाएंगे तो 2r होगा। तो कह रहा है कि r से बड़ा 2r से छोटा, मतलब इधर का ही कहीं का कोई पॉइंट होगा, इधर के किसी भी पॉइंट पे m डैश को रख देंगे तो फोर्स निकालना। तो ये वाला पॉइंट बड़े वाले जो स्फेरिकल सेल है उसके अंदर में, तो बड़े वाले स्फेरिकल सेल के इनसाइड के किसी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या होती, मतलब बड़ा वाला स्फेरिकल की वजह से वहां कोई फील्ड ही नहीं है, तो बड़ा वाला स्फेरिकल की वजह से वहां कोई फोर्स ही नहीं है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स किसके वजह से होगा, सॉलिड स्फीयर की वजह से। तो इसमें जो फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल हॉलो स्फीयर होगा वो जीरो हो जाएगा, तो फील्ड सॉलिड स्फीयर की वजह से नॉन जीरो होगा। तो फोर्स सिर्फ इसके वजह से लगेगा, इसके वजह से फोर्स नहीं लगेगा। अब इस सॉलिड स्फीयर का केस समझो, यहां पर रखा हुआ है एम डैश, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, r माइनस एक्स माइनस आर, बराबर ना, क्योंकि यहां से लेके यहां तक को x बोले, यहां से लेके यहां तक को r बोले, तो कितना हो गया वो x माइनस आर। आपका ध्यान किधर है, नहीं आपको नहीं बोलना। तो अब ये बताओ, इनसाइड में सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में फील्ड का फॉर्मूला पता है, सॉलिड स्फीयर की इनसाइड में फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम, एम मतलब छोटा एम होगा यहाँ पर सॉलिड स्फीयर का मास, एम बाय आर क्यूब इंटू एक्स माइनस आर, ये हो गया फील्ड का फॉर्मूला। इसमें एम डैश मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, ये हो गया फोर्स। देख लो आंसर, चेक कर लो पहला पार्ट। है दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि जो x की वैल्यू है 2r से और 2 कैपिटल R से छोटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 कैपिटल R 2 स्मॉल r से बड़ी, मतलब यहां से ऊपर, और 2 कैपिटल R से छोटी मतलब यहां से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। तो इस पॉइंट के बीच में रहेगा, तब भी तो ये इनसाइड द स्फेरिकल सेल ही रहेगा ना,
तब भी स्फेरिकल सेल की वजह से फील्ड, तब भी स्फेरिकल सेल की वजह से फोर्स, तो सिर्फ इसकी वजह से होगा, तब भी सॉलिड स्फीयर की वजह से ही होगा, बराबर। इस केस में भी जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर से x डिस्टेंस पे हमने मास को रख दिए m डैश को, इसका मास m है, ये रेडियस r, ये रेडियस r, ठीक है। इस वजह से यहां पर जो फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर होगा वो नॉन जीरो, फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर जो होगा वो जीरो। तो ये वाला तो कंसीडर ही नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये कंसीडर करना। तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, मास m डैश इंटू फील्ड, फील्ड कितनी होगी। तो आप बताओ सॉलिड स्फीयर का वो बाहर का पॉइंट है कि अंदर का पॉइंट है, तो बाहर के पॉइंट में फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो जी एम बाय आर स्क्वायर कितना दूर है सेंटर से, x माइनस आर, है ना। ये हो गया आंसर, देखो बराबर है। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है ग्रेटर देन 2 कैपिटल आर। x ग्रेटर देन 2 कैपिटल आर मतलब वो बाहर हो गया, इधर का पॉइंट हो गया। तब इधर का पॉइंट हो गया, तब दोनों की वजह से लगेगा फोर्स। तो जो सॉलिड स्फीयर है उसकी वजह से भी लगेगा, जो हॉलो स्फीयर है उसके वजह से भी लगेगा। तो देखिए ये हो गया आर, ये भी हो गया आर, ये हो गया कैपिटल आर, ये भी हो गया कैपिटल आर। यहाँ पर पार्टिकल एम डैश, यहाँ से लेके यहाँ तक को एक्स बोल दिए। तो जो फोर्स लगेगा वो एम डैश इंटू फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का वो बाहर का पॉइंट है कि अंदर का पॉइंट है, तो बाहर का पॉइंट है, तो होलो स्फीयर का फील्ड जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर कितना सेंटर से उसके दूर है, एक्स माइनस कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब सॉलिड स्फीयर का फील्ड, तो सॉलिड स्फीयर के लिए भी बाहर का पॉइंट है, तो जी इंटू एम बाय कितना दूर है उसके सेंटर से, एक्स माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, देख लीजिए बना दो। 16, 17, 18, 19, 19 है, 19 है, कौन सा पार्ट, सी। ग्रेविटेशनल फील्ड इन द गिवन रीजन 5i plus 12j. Find the magnitude of force acting on the particle of mass 2 kg at origin. Find potential at the point इतना, ये and ये. The potential at the origin taken to be 0 and the change in the gravitational potential. नाइनटीन नंबर, फील्ड की वैल्यू है 5i plus 12j. Can find the magnitude of gravitational force acting on the particle of mass 2 kg. फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू फील्ड, तो 2 kg पे जो फोर्स होगा 2 इंटू 5i plus 12j, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो जाएगा रूट अंडर 5 टू जा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, जितना भी है 576 प्लस 100 676 26 न्यूटन। बी नंबर में कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट 12, 0 एंड 0, 5
द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0। ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0, यहाँ का कह रहा है कि वोल्टेज को 0 ले लो, तो 12 कहाँ पे निकालना है, 12 0 एंड 0 5, 12 0 यहाँ पोटेंशियल निकालना है और 0 5 पे निकालना है। तो इस केस में जो आर वेक्टर होगा वो क्या होगा, 12J नहीं 12J की 12I, हाँ कोऑर्डिनेट उल्टे लिख दिए, 0 12 है, अच्छा ये 0 5 है, 12 0, तो इस वक्त जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5J। तो हमने आपको बताए थे फील्ड इक्वल टू माइनस dV बाय dr, तो dV इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस E डॉट dr, ठीक है। तो माइनस इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसका और इसका, बताओ कितना हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, i को i के साथ मल्टीप्लाई करते j को j के साथ, तो यहाँ तो i है ही नहीं, तो 0, j को j के साथ 60, तो ये हो गया माइनस 60 वोल्ट, ठीक है। और इस जगह का अगर निकालेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट वेक्टर हो जाएगा r कितना जगह 12I, तब e की वैल्यू, तब dV कितना हो जाएगा बताओ माइनस, ये भी 12 इंटू 5 60 प्लस 0, ये भी कितना हो गया माइनस 60 वोल्ट, वोल्ट मतलब यहाँ पर जूल पर कूलम, जूल पर केजी, ऐसा हो गया। सी में कह रहा है फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ द पार्टिकल ऑफ मास 12 2 kg टेकन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट 12 5। हाँ तो ओरिजिन से पॉइंट 12 5, तो जो आर वेक्टर हो गया वो कितना हो गया 12I प्लस 5J, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा माइनस E डॉट डी आर, 12 इंटू 5 बताओ 60 प्लस 5 इंटू 12 60, तो माइनस 120 का, तो एनर्जी हो जाएगा मास इंटू चेंज इन पोटेंशियल, मास है 2 kg इंटू 120, कितना हो गया माइनस साइन तो हटा ही देंगे, तो 240 जूल का। देखो आंसर है क्या, डी नंबर, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम 12 0 टू 0 5, 0 हो जाएगा क्योंकि 12 0 पे जो पोटेंशियल है वो और 0 5 पे जो पोटेंशियल है वो दोनों सेम है, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कुछ है ही नहीं, इस दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल नहीं होगा। तो डी नंबर में वोल्टेज बिटवीन 0 5 एंड 12 0 0 हो गया, तो इसलिए एनर्जी भी 0 हो जाएगी। और कुछ है 19 नंबर में, नेक्स्ट बताओ, बनाओ इसको। फील्ड दिया हुआ है, so that the no work is done by the gravitational field when the particle is moved on the line 3y plus 2x equal to 5, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के ना, एक का स्लोप -2/3, एक का स्लोप -3/2, इसलिए कोई वर्क डन नहीं होगा। देखो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 ना, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो फील्ड जो है वो है 2i प्लस 3j, और दूसरा जो है लाइन जो है वो है क्या 3x प्लस 2y, क्या 3y प्लस 2x। तो देखो 3y प्लस 2x जो लाइन होता है प्लस इक्वल टू कितना 5, तो ये लाइन देखो ध्यान से, तो x की वैल्यू 0 रख देंगे तो 5 कितना, y कितना जाएगा 5/3, ये वाला पॉइंट, और y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू, ये हो गई लाइन। और जो ये E इक्वल टू 2i प्लस 3j है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट 2 3 को
0 0 से ज्वाइन करने वाला, ये हो गया फील्ड का लाइन और ये हो गया लाइन। तो देखो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है क्या? इसका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा -3/2 और इसका जो स्लोप हो जाएगा माइनस नहीं +3/2 और इसका जो स्लोप हो जाएगा लाइन का वो -2/3। ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर जैसे ही हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है अगर दोनों के बीच के एंगल 90 हो तो। बना दीजिए। फिर इसके बाद कौन सा है? 22, 23, 24 ये सब भी है। 28 होना चाहिए डायरेक्ट। अब 22 है क्या? 23, 24, 25 a body weight by spring balance to be 1 kg at the north pole. How much will it weight at the equator? Account the earth rotation only. नॉर्थ पोल पे वजन mg हो जाता है और इक्वेटर पे mg - ω²r। तो नॉर्मल तो मास ही मेजर करता है ना, मास तो बराबर ही होगा। नहीं 1 kg वेट बोला है क्या? हाँ 1 kg मतलब 10 न्यूटन। पोल पे जो वजन होगा वो mg के बराबर होगा और यहाँ पर जो वजन होगा वो m × g इफेक्टिव के बराबर, मतलब m × g - ω²r। इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, मतलब यहाँ जो मास है वो 1 दिया हुआ है। तो नॉर्मल हो गया 10 न्यूटन, mg की वैल्यू 10, तो m × g इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg - m ω²r। डेटा रख दो सब। 10 - m × g इफेक्टिव, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा? m की जगह 1, ω², 2π/t, t की जगह 24 आवर इंटू रेडियस रख देंगे क्या डेटा? टाइम की जगह 24 आवर 3600 सेकेंड, सब डेटा रख देंगे तो थोड़ा सा छोटा आ जाएगा 10 से। तो फिर बाद में 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि g की जगह हमने 10 रखे ना, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 से थोड़ा छोटा डेटा आएगा, 0.097 कुछ। ठीक है, लिखे। नेक्स्ट 26, 27, 28 होना चाहिए। 28 है ना? ट्वेंटी में क्या रहा है? पेंडुलम हैविंग बॉब ऑफ मास m is hanging in the ship sailing along the equator from the east to west. अर्थ किधर से किधर रोटेट होता है? वेस्ट टू, और ये जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। When the ship is stationary with respect to the water, the tension in the spring is T0. Find the speed of the ship due to the rotation of the earth. क्या बोल रहा? ये नंबर, find the speed of the ship due to the rotation of earth about its axis. देखो सभी बंदो ध्यान से, ये रोटेट हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट ओमेगा से। ठीक है, ये हुआ इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन में जो शिप है उसमें पेंडुलम लटक रहा है, तो बॉल ऐसे लटक रहा होगा, मास m होगा। ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल इधर की तरफ होगी, टेंशन इधर की तरफ होगा। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल पुल क्या हो जाएगा? T = m × g इफेक्टिव, g - ω²r के बराबर। तो T = हो गया mg - m ω²r। ठीक है, इसमें पहला सवाल में कह रहा है कि जब शिप रेस्ट में था, मतलब शिप का कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो रेस्ट में था तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ में रेस्ट में होगा,
तो जैसे अर्थ रोटेट हो रहा है, जैसे कि हम लोग भी अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है ना, लेकिन अर्थ रोटेट हो रहा है तो उसकी वजह से ओमेगा तो हमको लग ही रहा है, तो हमारी जो यहाँ पर स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इस कह रहे हैं कि सिप रेस्ट में है, तो सिप रेस्ट में जैसे कि हम लोग मान लो कि ये क्लासरूम ही सिप है तो ये रेस्ट में है, लेकिन अर्थ तो रोटेट हो रहा है। तो ऐसे अगर कोई बाहर से देख रहा हो, हमारे लिए तो जीरो है, लेकिन कोई बाहर से अगर देख रहा है कोई भी प्राणी इस अर्थ से अलग हट करके, तो उनको क्या लगेगा कि जैसे अर्थ रोटेट हो रहा है वैसे मैं भी रोटेट हो रहा हूँ। तो जो सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से हमारी लीनियर स्पीड क्या होगी, ओमेगा इंटू आर, क्योंकि जो लीनियर स्पीड होती है क्या होती है, ओमेगा एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस। इक्वेटर पे ये जो दूरी है वो आर है। तो पहले वाले केस में जब सिप रेस्ट में है तो बाहर से देखने वाले प्राणी के लिए जो लीनियर स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ओमेगा इंटू आर। देखो तो पहला आंसर सही है। दूसरा वाला केस में क्या कह रहा है, सेकंड वाला केस में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टेंशन टी नॉट एंड द अर्थ अट्रैक्शन इन द, टेंशन टी नॉट मतलब ये वाला टेंशन हो गया, टी नॉट और अर्थ अट्रैक्शन के बीच का डिफरेंस, मतलब इसके और इसके बीच का डिफरेंस बताओ कौन होगा, यही तो होगा ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम जी माइनस टी नॉट। अर्थ अट्रैक्शन और टी नॉट के बीच का जो डिफरेंस होगा, टेंशन के बीच का जो डिफरेंस हो गया वो एम ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। ये हो गया बी पार्ट। इसका आंसर चेक करो, सही है। सी वाले पार्ट में कह रहे हैं कि अगर जो है शिप जो है वो मोशन में है, सी वाले पार्ट में अर्थ रोटेट हो रहा है, जो यहां पर शिप है जिसके अंदर ये पेंडुलम है वो मोशन में है, तो ये तो वो किधर से किधर जाता है, वेस्ट टू ईस्ट, और इसका मोशन कह रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा लीनियर v डैश, वो कितना हो जाएगा बताओ, दोनों का लीनियर स्पीड का प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है कि सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करते हैं और सेम डायरेक्शन में हाँ करते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग हो। यहाँ पर अर्थ के ऊपर ही शिप है ना, तो अर्थ का मोशन और शिप का मोशन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, माइनस, और सेम डायरेक्शन में प्लस। क्या ये बात आपको पता है रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट में? दो तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि मान लो कि ये और ये दो ऑब्जेक्ट अलग अलग चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन में चलता है तो हम उसे क्या करते हैं माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में चलते तो क्या करते हैं प्लस, बराबर है ना। लेकिन अब एक के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, सेम डायरेक्शन में चला, तो देखो ये भी चल रहा है और ऊपर में ये भी चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन में क्या करना पड़ता है फिर प्लस, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ता है माइनस। कॉन्सेप्ट उल्टा है ना। तो यहाँ पर v डैश इज इक्वल टू क्या करेंगे, v माइनस ओमेगा आर, हाँ कि नहीं, v माइनस ओमेगा आर। तो अब जो कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे लग रहा है टेंशन t, इधर लग रहे होंगे मतलब जो वजन mg, तो t माइनस mg इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, मतलब v डैश का स्क्वायर बाय r, ऐसा कॉन्सेप्ट लगेगा। सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, mg माइनस t, तो बताओ t इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस m बाय आर v डैश का स्क्वायर। v डैश का स्क्वायर मतलब ये वाला टर्म रख देंगे, तो t इक्वल टू mg माइनस m बाय आर, v डैश का स्क्वायर में v माइनस ओमेगा आर का स्क्वायर, तो हो गया mg माइनस m बाय आर v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2v ओमेगा आर, बराबर है ना। तो हो गया mg माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस, यहाँ से एक आर और आर कैंसिल हो जाएगा, टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एम वी ओमेगा, बराबर। तो इसे लिखूंगा एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस 2mv ओमेगा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। देखो बराबर है क्या, और ये वाला टर्म को टी नॉट बोलते हैं पहले वाले इक्वेशन से, तो जो टेंशन हो गया नया वाला हो गया टी नॉट प्लस 2mv ओमेगा माइनस m बाय आर इंटू
वी स्क्वायर। अब जो वेलोसिटी ऑफ सीप होगी वो तो कम ही होगी, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड, यही ना होगी रफ्तार। तो इसका स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा ना। कोई छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा, उसमें रेडियस 6400 किलोमीटर से डिवाइड करना है, और मास ऑफ शिप जो भी होगा वो छोटा ही रहेगा। तो ये सब क्वांटिटी इस सब के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी हो जाती है, तो इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और इसे नेग्लेक्ट कर देंगे तो आंसर क्या हो गया, T0 प्लस 2mv ओमेगा, अप्रॉक्स में ये आंसर हो गया। देखो आंसर है क्या। चलो मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ जिसमें डाउट होना चाहिए, बाकी सब तो बन जाएंगे। 36 नंबर, फाइंड द मिनिमम क्वालिटीट्यूड which can directly receive a signal from the geostationary satellite। ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मान लो। तो आपको तो ये पता है कि कितना ऊपर होता है, 42,000 किलोमीटर ऊपर होता है। तो क्वालिटी बोलते हैं उस पोजीशन से टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना अर्थ को। तो ये जो एंगल है इसे कहते हैं क्वालिटीट्यूड। तो ये तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गई 6400 किलोमीटर। तो बताओ आप क्वालिटीट्यूड फाइंड कर पाओगे। राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर आ गया और हाइपोटेनस आ गया ना। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 6400 बाय 42,000, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके आगे आप कर लो। 15 डिग्री के आसपास है क्या आंसर, देखो तो मुझे लग रहा है आना चाहिए 0.12 साइन इनवर्स 0.15 आ रहा है क्या, 0.6 हाँ आ रहा है। 64 बाय 42 इंटू 1/10 किससे कैंसिल हो जाएगा, 21 और ये 32.1.5 कुछ आएगा इंटू 1/10 0.15। तो थीटा हो गया साइन इनवर्स 0.15। यहाँ तक जो है ना इस से सिग्नल इस रिसीव कर पाएगा अर्थ, ये सेक्शन में रहने वाला सब। नेक्स्ट और चलो बाकी फिर कल करते हैं अगर कुछ बच जाए तो।